हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स। पिनाकल ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है पवन सर, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर्स, केमिस्ट्री ट्यूटर्स। और क्लास 12th के जो 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है 2026 में हिंदी मीडियम में, उसके लिए मैं आपको बात करूँगा। याद होगा पिछला लेक्चर जो हमारा था वो था विलियन पर हेनरी लॉ को लेकर के, यानी कि किसी ठोस को द्रव में आप घुलाते हैं या किसी गैस को आप द्रव में घुलाते हैं तो गैस का द्रव में घुलाने के लिए हेनरी लॉ आया था और उस पर छोटा छोटा क्वेश्चन भी किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम है राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम क्या है? तो ठोस को द्रव में मिलाने की बात हुई, गैस को द्रव में मिलाने की बात हुई। अब बात उसकी नहीं होगी, अब बात होगी एक विलेय को, एक विलायक को, दोनों को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद वाष्प दाब की अब हम बात करने वाले हैं। चलिए वाष्प दाब क्या होता है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राउल्ट्स के नियम को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वेपर प्रेशर, और पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए वेपर प्रेशर एक छोटा सा डायग्राम से आपको यहाँ पर ले चलते हैं और दिखाते हैं वेपर प्रेशर समझना कैसे है। एक कोई भी वेसल लेते हैं, है ना। मान लीजिए एक वेसल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसको एक जार से ढक देते हैं। क्या करते हैं? एक जार यानी कि जो एक बर्तन होता है उससे क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। और इसके अंदर क्या है? लिक्विड है ना, यानी कि कोई द्रव रखा हुआ है यहाँ पर। और इसको अब हम यहाँ पर गर्म करने लगते हैं। चलिए गर्म करते हैं तो ये लौ निकल रहा है इस तरह से। सिलेंडर से मान लीजिए इसको हम गर्म करते हैं, क्या होगा? होगा ये कि खौलना शुरू करेगा, खौलने लगेगा। अब जब खौलने लगेगा तो इसके जो वेपर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो वाष्प के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह से फैल जाएंगे चारों तरफ। ठीक है, फिर क्या होगा? और गर्म करते जाएंगे और गर्म करते जाएंगे तो यहाँ पर और भी वेपर्स बनेंगे। और गर्म करेंगे क्या होगा? तो फिर से और वेपर्स बनेंगे। और गर्म करेंगे क्या हो जाएगा? और वेपर्स बनेंगे और ढेर सारा वेपर्स यानी कि जो वाष्प है वो बन जाएगा। ठीक है, द्रव कहाँ जाने लगेगा? वाष्प में। तो द्रव से वाष्प में जाने को वाष्पन बोलते हैं या वाष्पीकरण इसको कहा जाता है। अब क्या होगा कि यहां पर जब जगह नहीं बचेगा, जब जगह नहीं बचेगा तो क्या होगा कि अब इसके अंदर का जानते हैं कि जब कोई वेपर है मतलब वाष्प है उसके अंदर दबाव होता है, दाब होता है। जब दाब बढ़ेगा तो अपने दाब को कम करने के लिए वो कहाँ आने लगेगा? अंदर। इसमें दो घटना हो रही है, एक तो जो द्रव है वो वाष्प में जा रहा है और दूसरा कि वाष्प द्रव में आने लगेगा। कुछ समय बाद ये होगा तो दोनों में एक साम्यावस्था आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। वाष्पन और संघनन जब द्रव से और इसमें वाष्प में जब जाते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जब वाष्प से जब हम द्रव में आते हैं तो इसको बोलते हैं संघनन। संघनित हो रहा है। अब एक दो काम हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी कि वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है, संघनित हो रहा है। कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। तो दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि दोनों साम्यावस्था में आ जाएगा कि जितने अणु इसके द्रव से वेपर यानी वाष्प में जा रहे हैं उतने ही अणु फिर वेपर वाष्प से कहाँ आ रहे हैं? द्रव में आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं साम्यावस्था। तो वाष्पन और संघनन के साम्यावस्था में जो द्रव के सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया बल, दाब, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सीधे बोल देंगे कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं, नहीं। संघनन और वाष्पीकरण के साम्यावस्था में जो द्रव है उसके ऊपरी सतह पर वाष्प के द्वारा जो दाब लग रहा है उसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो वाष्प दाब
चलिए यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। वाष्प दाब को क्या लिखा जाए? आइए, वाष्प दाब हम लिखते हैं कि वाष्प एवं द्रव, या फिर एक मिनट रुकिए, इसको और थोड़ा और बेहतर ढंग से लिखते हैं। वाष्पन एवं संघनन, वाष्पन एवं संघनन के साम्यावस्था में द्रव के ऊपरी सतह पर, समझ के लिखना है ना, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो आपको वाष्प दाब को बहुत अच्छे से परिभाषित करना है, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो राउल्ट के नियम के लिए आपको पहले वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, है ना, थोड़ा हम लिखते भी चलते हैं। वाष्प दाब को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज को हम एजम्पशन ले लेते हैं। हम ए से विलायक को निर्दिष्ट करेंगे और बी को विलेय को निर्दिष्ट करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है। 1 2 भी अक्सर होता है, एनसीईआरटी जो है अपने किताबों में 1 और 2 करके लिखा है इसको, है ना। लेकिन हम यहाँ पर ए और बी करके लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए कि ये ए है तो यहाँ पी ए लिखेंगे, पी ए नॉट। पी ए और पी ए नॉट में क्या अंतर है आपको बताते हैं। अगर हम पी ए नॉट लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में, ए द्रव के द्वारा जो वेपर यानी वाष्प दाब लग रहा है, शुद्ध ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, कोई मिश्रण नहीं है, कोई विलयन नहीं है, सिर्फ ए है। जब सिर्फ ए हो, ए मतलब कि एक द्रव अवस्था जो वाष्पशील हो। दो तरह के द्रव होते हैं, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। वाष्पशील जो होते हैं उसको हम वोलाटाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अवाष्पशील को क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। जैसे कि पेट्रोल बहुत तेजी से उड़ जाता है, वो क्या हो गया? वोलाटाइल, वाष्पशील पदार्थ। ईथर वाष्पशील पदार्थ, पानी अवाष्पशील पदार्थ है ना। तो इस तरह से अगर केवल ए के द्वारा ही अगर दबाव लग रहा है तो उसको हम पी ए नॉट करके इसको हम बुलाते हैं, है ना। और अगर, तो देखिए एक और चीज यहां पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि दो अलग अलग है, यहां पर है शुद्ध विलायक ए और यहां पर है शुद्ध विलायक बी। यानी कि यहां जो कण है इसमें ए के हैं और इसमें बी के। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोई भी जो द्रव होता है
कुछ जो है ज़्यादा वाष्पशील होते हैं, कुछ कम वाष्पशील होते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ज़्यादा वाष्पशील है, ये ज़्यादा वाष्पशील है, और ये थोड़ा क्या है, कम वाष्पशील है। ये भी वाष्प दाब बनाता है लेकिन थोड़ा कम बनाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक जार से ढक देते हैं, एक बर्तन से क्या करते हैं, इसको अलग ढक देते हैं और इसको अलग ढक देते हैं, है ना। क्या होगा, यहाँ पर वाष्प के कण होंगे, यहाँ पर भी वाष्प के कण होंगे होंगे। अब हम उसको देखिए, इसमें लिखते हैं PA0, चूंकि A के द्वारा वेपर प्रेशर वाष्प दाब, और ये हो जाएगा B के द्वारा प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, तो PB0। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन ज़्यादा उड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वाष्पशील जो होगा ये ज़्यादा उड़ेगा, है ना। और जो कम वाष्पशील होगा वो क्या होगा, कम उड़ेगा। छोटा तीर दिखाते हैं ताकि लगे कि ये कम उड़ रहा है लेकिन कम उड़ रहा है। ये ज़्यादा उड़ रहा है, ये कम उड़ रहा है। ये ज़्यादा वाष्पशील है, ये थोड़ा कम वाष्पशील है दोनों वाष्पशील। तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, PA0, है ना। इसमें कलर थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा होगा, हम ये ले लेते हैं, PA0 बड़ा होगा PB0 से। क्लियर है। अब मान लीजिए कि दोनों को मिक्स कर देते हैं, हम दोनों तरह के द्रव को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। कैसे लिखें इसको, चलिए लिख के दिखाते हैं। एक बर्तन में हम दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फिर इसको हम एक जार से ऐसे ढक देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें तो A भी आ गए और B भी आ गए। इसमें A प्लस B दोनों हैं, कम उड़ने वाला भी है और ज़्यादा उड़ने वाला भी है। एक को A, एक को B, एक को A, एक को B, इस तरह से हम यहाँ पर निर्दिष्ट कर देते हैं, है ना, शायद दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, A जो है ज़्यादा उड़ेगा, B कम उड़ेगा, A ज़्यादा उड़ेगा, B कम उड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर एक बना लिए। तो यहाँ जो कण होंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विलयन। जब आप दो घटक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। और विलयन जो A और B के मिलने से बना है, जिसमें A विलायक है और B जो है वो विलेय है, दोनों ही वाष्पशील है। अब क्या होगा, चूंकि ये एक विलयन है, सॉल्यूशन कहते हैं इसको, तो सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम PS, है ना। तो यहाँ PS का मतलब क्या हो गया, विलयन का दाब, विलयन का दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का दाब इसमें दिखाएगा। ये शुद्ध विलायक A का दाब है, ये शुद्ध विलायक B, इसमें ऐसा कर देते हैं, एक को विलेय कर देते हैं ना, दोनों। A तो क्या होगा विलायक, इसको विलेय करिए, विलेय होगा ये। चलिए अब इसको कॉपी में अच्छे से उतार लेना है, समझने के लिए बहुत ही बढ़िया है। यानी कि पहले हम प्योर A को लिए, फिर प्योर B को लिए। एक ज्यादा उड़ता है, कम उड़ता है, एक का वाष्पशीलता कम है, एक का वाष्पशीलता क्या है, ज्यादा है। अब बताइए, यहां पर एक संबंध आपको स्थापित करना है कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन का दाब जो विलायक विलेय है उससे कम होगा, सॉरी उल्टा लिख देना, विलायक से कम होगा लेकिन विलेय से ज्यादा होगा। कैसे,
इसमें कुछ कम उड़ता है, कुछ ज़्यादा उड़ता है। इसमें तो सब के सब कम उड़ने वाला है तो इसका दाब कम होगा। इसमें सब ज़्यादा उड़ने वाला है, इसका दाब सबसे अधिक होगा। और इसमें यानी विलियन में तो कुछ कण कम उड़ता है और कुछ कण ज़्यादा उड़ता है, तो इसलिए इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा। तो ये संबंध यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह का एक सिचुएशन आपको पहले समझ लेना है कि जो ज़्यादा वाष्पशील है उसका दाब ज़्यादा होगा, वाष्प दाब, और जिसका वाष्पशीलता कम है उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अब आइए, दोनों को मिला करके भी हम इन चीज़ों को चर्चा कर लिए हैं, है ना, दोनों को मिला के चर्चा कर लिए हैं। अब राउल्ट के नियम पर आते हैं। देखिए हम दोनों बात करेंगे। राउल्ट के नियम परीक्षा में जब आता है लिखने के लिए तो कैसे लिखना है, वो बोलेगा वाष्पशील पदार्थ के लिए आपको राउल्ट के नियम लिखिए, या हो सकता है पूछेगा कि अवाष्पशील पदार्थ के लिए आप राउल्ट के नियम को लिखिए, या कुछ नहीं कहेगा, कहेगा सीधे कि आप राउल्ट के नियम को लिखिए। तो सुन लीजिए, राउल्ट के नियम कहता है तो आपको केस बना बना के लिखना होगा। ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप एक केस बनाएंगे जिसमें वाष्प दोनों ही वाष्पशील होंगे, विलेय और विलायक दोनों, और एक ऐसा आप लेंगे दूसरा केस जिसमें कि विलेय जो होगा वो अवाष्पशील होगा। और दोनों केस के लिए आप उसको अच्छे से डेराइव करके और देंगे, तो ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। अगर लघु उत्तरीय है तो उसमें आपको बोल देगा कि भाई आप वाष्पशील के लिए राउल्ट नियम को लिखिए या अवाष्पशील के लिए राउल्ट के नियम को लिखिए। दोनों में बहुत का अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है वाष्प दाब को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सवाल है कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम, ऐसा ही सवाल आपको पूछेगा कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम का वर्णन करें। यानी कि जो विलेय है, विलायक जो है वो तो वाष्पशील है ही पहले से, लेकिन जो विलेय है, विलेय जो उसमें घुलेगा सॉल्यूट, वो वाष्पशील हो भी सकता है, वो वाष्पशील नहीं भी हो सकता है ना। चलिए इसी पर यहां पर अब आज हम चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं डिस्कशन। राउल्ट के नियम क्या है? राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम को हम यहां पर लिखेंगे। राउल्ट कहते हैं कि किसी भी विलयन में, यहां पर वाष्पशील है, किसी भी विलयन में विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब, उसके अंदर जो घटक हैं, घटक कंपोनेंट्स हैं, उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होते हैं, है ना। राउल्ट के नियम क्या है? किसी विलयन का, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, किसी विलयन का प्रत्येक घटक के वाष्प दाब, किसी विलयन का प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब है उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होते हैं, सीधा समानुपाती होते हैं, है ना। क्या होते हैं? सीधा समानुपात है। किसी विलयन का प्रत्येक घटक, जैसे घटक ए है और घटक बी है, तो अगर हम ए का बात करेंगे तो ए का जो वाष्प दाब होगा वो ए के मोल अंश के सीधा समानुपाती होगा। अगर बी के अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो बी का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में वो बी के मोल अंश के सीधा समानुपाती होगा, है ना।
चलिए क्या लिखें, किसी विलयन का प्रत्येक घटक के वाष्प दाब उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होते हैं। अब हम यहां पर मान लेते हैं, माना कि विलयन में दो घटक है, विलयन में घटक ए एवं बी है। विलयन में क्या है, घटक जो है वो ए है और बी है, दो मान लेते हैं। ए तो ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज्य या मोल अंश, एक ही बात हुआ, मोल प्रभाज्य के सीधा समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा। जैसे पी ए, अब नॉट नहीं लगाना है, नॉट जब रहता है प्योर शुद्ध अवस्था में तब, ये तो विलयन में है तो इसलिए पी ए लिखेंगे। ए का वाष्प दाब विलयन में, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए का वाष्प दाब विलयन में, ए का वाष्प दाब विलयन में, विलयन में ए का वाष्प दाब। उसी तरह से पी बी को हम क्या लिखेंगे, बी का वाष्प दाब विलयन में। तो ध्यान रहे यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पी ए और पी ए नॉट, ये दोनों दो चीज है। पी ए नॉट फिक्स होता है एकदम, वो बदलता नहीं है। पी बी या पी ए बदलता है ना, पी ए बदलेगा, ये मोल प्रभाज्य पर निर्भर करता है। उसी तरह से पी बी बदलेगा, पी बी नॉट नहीं बदलेगा। चलिए तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, आइए राउल्ट के नियम से, अगर हम राउल्ट के नियम से अगर हम बात करें, देखिए तो क्या लिखेंगे, ए के वाष्प दाब ए के मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती है, एवं बी का वाष्प दाब बी के मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती होगा कि नहीं होगा, है? अब आइए अब लिखते हैं, इस समानुपाती को हटाने के लिए, उस समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए एक हम बराबर साइन देते हैं। तो पी ए, कलर ठीक नहीं है, चलिए ये ले लेते हैं, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स से, जो यहां पर समानुपाती नियतांक होगा वो क्या होगा, पी ए नॉट। इसको कर देते हैं समीकरण 1, और उसी तरह से पी बी निकालेंगे, पी बी इसके सीधा समानुपाती के जगह पर बराबर चिन्ह देने के लिए एक समानुपाती नियतांक देंगे पी बी के लिए, यहां पर आ जाएगा पी बी नॉट, और चूंकि बी है तो मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, बी का, जो मोल अंश है वो बी का रहेगा। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो किसी भी विलयन में किसी भी घटक का वाष्प दाब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आया, अगर ए का वाष्प दाब अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, अगर बी के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। अब क्या है,
कि ये तो आपने राउल्ट के नियम आपने लिख लिया, दोनों ही वाष्पशील है, विलेय भी और विलायक भी सब। डाल्टन के हिसाब से आइए, डाल्टन के नियमानुसार, आपने डाल्टन का नाम सुना होगा। डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन जो नियम बताया है कि किसी भी विलयन में, विलयन बोलिए, या मिश्रण में जो कुल दाब होता है उसके घटकों के दाब के योग के बराबर होता है के अनुसार। चलिए यहां पर अब हम ये ले लेते हैं, किसी मिश्रण के किसी मिश्रण का कुल दाब, किसी मिश्रण का कुल दाब उसके घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है ना, उसके घटकों के योग के बराबर होता है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, PS विलयन का वाष्प दाब, PS बराबर PA प्लस PB, PS बराबर PA प्लस PB। अब PA का मान कितना है, PA नॉट XA और PB नॉट XB। ये हो गया सॉल्यूशन का वाष्प दाब। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं मोल अंश के जो योग होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। जो मोल अंश A और B को अगर आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये पहले से पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, हम XA के जगह पर XB लिख सकते हैं, XA के जगह पर 1 माइनस XB, तो PA नॉट और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। अगर ये भी लिख दिया था राउल्ट्स लॉ हो गया। यही राउल्ट्स लॉ है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम, ये जो दर्शा रहा है समीकरण राउल्ट के नियम को दर्शा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, PA नॉट ब्रैकेट तोड़ेंगे, PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। अब आइए PA नॉट, इसमें से XB कॉमन ले लेते हैं, XB, तो क्या हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट, PB नॉट माइनस PA नॉट, ये हो गया PS। ये समीकरण दर्शा रहा है किसके मोल प्रभाज के रूप में, B के मोल प्रभाज के रूप में। यह राउल्ट के नियम B के मोल अंश के रूप में है, B के मोल अंश के रूप में है। आप चाहें तो इसको A के मोल अंश के रूप में आप लिख सकते हैं। तब क्या करना होगा, B के XB की जगह पर 1 माइनस XA डाल देंगे, आप हो जाएगा। तो इसे आप खुद से कर ले सकते हैं, है ना। तो ये था राउल्ट के नियम। अब हम आपको राउल्ट के नियम के ग्राफ थोड़ा समझाते हैं। राउल्ट ने क्या ग्राफ एक दिखाया है, ध्यान से देखिएगा।
ऐसा, और इसमें जो है मोल फ्रैक्शन ए और बी रहता है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश ए और बी दोनों के रूप में, और इधर जो होगा वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, वाष्प दाब को इस अक्ष पर रखेंगे। अब देखिए एक्स ए, यहाँ ए है, ए और बी की बात करें, मोल अंश A1 होगा B0 होगा, यहाँ मोल अंश A0 हो जाएगा B1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ करके मोल अंश का जो सम होता है, योग होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, x से बराबर 1 है, x भी बराबर 0 का क्या मतलब हुआ कि A घटक जो है यहाँ पर सिर्फ A ही है, B नहीं है। यहाँ पर क्या है कि A नहीं है, सिर्फ क्या है B है। और ए जो है अधिक वाष्पशील है, हम पढ़ चुके हैं, ए क्या है अधिक वाष्पशील, और बी जो है ये कम वाष्पशील है। ये हम पहले ही आपको डिफाइन कर दिए हैं इस चीज को। तो ए के द्वारा वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, PA0। अब यहाँ नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बी नहीं है, सिर्फ क्या है ए है, प्योर ए है यहाँ पर। अब बी यहाँ पर सिर्फ है, तो बी को यहाँ पर क्या लिखेंगे PB0। अब क्या करना है, इसको मिलान कर देना है, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और फिर ये आइए, ये हो गया सॉल्यूशन का ग्राफ, जो हम लिख सकते हैं PA + PB। ये क्या हो गया, किसका ग्राफ, ये PB का ग्राफ हो गया, PB बराबर PB0 XB, और ये हो जाएगा PA बराबर PA0 × XA। तब प्रेशर ऑफ ए घटते जा रहा है, 0 हो जाएगा यहाँ पर आकर के, तो मोल फ्रैक्शन भी 0 हो गया। बी का प्रेशर यहाँ 0 है, तो बढ़ते जा रहा है, यहाँ करके XB 1 हुआ, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप अच्छे से उतार लीजिएगा, राउल्ट्स लॉ का ये ग्राफ है, ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। तो अभी हम लोग जो देखे हैं दोनों ही वाष्पशील पदार्थ था, दोनों ही क्या था, वाष्पशील था। अब देखेंगे अवाष्पशील पदार्थ के बारे में, जो ये केस यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। अवाष्पशील के लिए राउल्ट के नियम बताइए। देखिए अवाष्पशील के लिए जो राउल्ट का नियम है, उसमें सीधी सी बात है कि जो भी घटक अवाष्पशील हैं, जो भी घटक क्या है अवाष्पशील हैं, यानी कि उसका प्रेशर नहीं आएगा। जो नॉन वोलाटाइल है उसका तो कोई वाष्पदाब होता ही नहीं है, और जब कोई वाष्पदाब नहीं होगा तो वेपर प्रेशर उसका बनेगा नहीं, तो उसको हम लेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो यहां पर माना कि, मान लेते हैं, माना कि बी जो है, माना कि बी अवाष्पशील, बी क्या है अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो यहां पर राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस केस में राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियम से हम क्या लिखेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो केवल वाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। क्योंकि विलयन में तो अभी जो है इसमें कौन कौन है, जो उड़ सकता है वो भी है, और जो नहीं उड़ सकता है वो भी है, यानी कि वाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ। अब जो उड़ता ही नहीं है, जिसका वाष्प ही नहीं बनता है, तो उसका वाष्प दाब क्या बनेगा, तो उसको सीधा सीधा क्या करना है, छोड़ देना है। जिसका वाष्प ही नहीं बन रहा है तो उसको हम क्यों लेंगे, वाष्प जो जिसका बनता है उसी का ना वाष्प दाब होता है।
तो वाष्प जिसका नहीं बनेगा उसका हम वाष्प दाब कैसे ले सकते हैं? तो इसीलिए राउल्ट के नियम से हम यहाँ पर लिखेंगे कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है ना? आइए तो अब लिखेंगे कि PS सीधा समानुपाती होगा XA के, यानी कि PS बराबर PA0 XA, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि PS बराबर PA, है ना? सॉल्यूशन का यानी कि विलयन का वाष्प दाब A के वाष्प दाब के सीधा समानुपाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? A के वाष्प दाब के बराबर होगा। A के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलयन का वाष्प दाब A के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसका हम ग्राफ आपको बताते हैं, देखिए ऐसे ग्राफ, एक मिनट दूसरे स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। क्या था कि इस पर हम वाष्प दाब रखते थे और यहाँ A और B का मोल प्रभाज होता था। तो बात है कि अब हम A का मोल प्रभाज लेंगे, B का मोल प्रभाज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसके द्वारा तो वाष्प दाब बनता ही नहीं है। चलिए A के द्वारा ये रहा बस, है ना? और B का इसमें कोई रोल नहीं है। तो जो ग्राफ होगा वो सीधा सीधा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। यही PS बराबर PA हो जाएगा, जो कि PA0 इंटू XA रहेगा। ये हो गया ग्राफ किसके लिए? अवाष्पशील युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम, और उसके ये ग्राफ हो गए। अब होता है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब कम हो जाना। अवनमन का मतलब क्या हो जाएगा? कम हो गया। कैसे कम हो गया थोड़ा समझते हैं। देखिए इसको कैसे कम हो गया। ये ऐसे था, यहाँ पर उड़ने वाला सब चीज था, लेकिन इसमें क्या आ गया? ये सब नहीं उड़ता है, ये सब नहीं उड़ता है। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ लिखते हैं कि जब किसी
जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब का, आप लोग भी इसको नोट करते जाइएगा, अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अभी सिर्फ ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, कौन नहीं उड़ेगा? ये नहीं उड़ेगा, ये नहीं उड़ेगा, तो जो नहीं उड़ा उसका तो वाष्प दाब कम हो गया ना। यही याद रखना है कि अवाष्पशील पदार्थ है, जिसको हम रेड कलर से दिए हैं, ये क्या है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, ये नहीं उड़ेगा, तो उड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर जो वाष्प के कण होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, इसी को कहते हैं अवनमन। इसको कैसे लिखते हैं तो देखिएगा, सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब बराबर, आप जानते हैं, Pa0 इंटू एक्स, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स बी कर देते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, हम लोग जानते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। दो घटकों के मूल अंश का योग 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, पी एस बराबर, इसको गुना करते हैं Pa0 माइनस Pa0 एक्स बी, है ना। यह एक चीज जान लीजिए, सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो कम हो जाएगा, किसके तुलना में? प्योर के तुलना में। प्योर वाला में तो बहुत ज्यादा वाष्प बनेगा, सब उड़ रहा है। अब विलयन में तो सब नहीं उड़ रहा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं उड़ रहा है, तो इसीलिए प्योर के तुलना में सॉल्यूशन वाला क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का कम और प्योर जो वाष्पशील पदार्थ है उसका बहुत ज्यादा वाष्प रहेगा, वाष्प दाब। अब आइए, यहाँ क्या आया, एक्स बी के जगह हम लिख दिए 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए के जगह गुना कर दिए। अब इस Pa0 एक्स बी को ऐसा करते हैं, एक गणितीय रूप से इसको कैसे लिखेंगे, PS माइनस Pa0 बराबर माइनस Pa0 एक्स बी, माइनस से गुना करो, इसको क्या हो जाएगा, Pa0 माइनस PS बराबर Pa0 एक्स बी। अब इसी को ना खूब अच्छे से समझना है। Pa0 क्या है? Pa0 है शुद्ध अवस्था में केवल A के द्वारा जो वाष्प दाब लगता है, S मतलब विलयन का, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शुद्ध जो वाष्पशील पदार्थ है उसका वाष्प दाब क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अब बहुत अधिक में से बहुत कम को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो Pa0 माइनस PS बराबर Pa0 इंटू एक्स बी। तो यहां पर PS माइनस Pa माइनस Pa0 माइनस PS को हम वाष्प दाब का क्या बोलेंगे, अवनमन, इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इंग्लिश में इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लिखने का तरीका है LVP।
वाष्प दाब का अवनमन बराबर PA0 माइनस PS, जो कि किसके बराबर है, PA0 इंटू XB, जो बराबर है PA0 इंटू XB के। ठीक है, PA0 XB के बराबर हो गया। अब देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है तुलना करना। रिलेटिव हमेशा होते हैं किस चीज के लिए, तुलना करने के लिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने अभी देखा, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन अभी हम लोग देखें, वाष्प दाब का अवनमन हो गया PA0 इंटू XB। अगर PA0 X से होता तो वाष्प दाब निकलता, A का वाष्प दाब कितना होगा तो A के मोल प्रभाज से गुना करते, लेकिन आप B के मोल प्रभाज से गुना कर दिए तो B तो अवाष्पशील है। B क्या है, अवाष्पशील, वो नहीं उड़ता है। तो जो नहीं उड़ता है, जिसके वजह से वाष्पदाब नहीं होता है, अगर आप उसके मोल अंश से अगर आप इसमें गुना कर दिए तब तो ये कितना कम हो गया, ये निकल गया ना। मान लीजिए कि अगर पानी लेते हैं, पानी का वाष्प दाब जो है मान लीजिए 100 mm था, आप उसमें यूरिया मिला दिए, अब पानी का वाष्प दाब 100 से कम के 90 हो गया, है ना। 100 से कितना हो गया, 90, तो कम हो गया ना वाष्प दाब उसका। कितना कम हुआ, 100 माइनस 90, 100 में से 90 कितना, 10 का कमी आया। कमी को ही ना हम बोल रहे हैं अवनमन। तो वही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन कब होता है, जब आप उसमें अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे होते हैं। जब उसमें आप क्या करते हैं, अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे होते हैं। जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाए तो उसका जो वाष्प दाब है कम हो जाता है, जिसको हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। निकालने का तरीका क्या है कि PA0 में, यानी कि जो उड़ रहा है, जो वोलाटाइल है, जो वाष्पशील है, उसके शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है, उसमें जो नहीं उड़ रहा है उसके मोल फ्रैक्शन से आप क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो PA0 इंटू XB हो गया। अब देखिए, तो वाष्प दाब का अवनमन यहां देखिए क्या बताए हैं आपको, PA0 माइनस PS। तब इसके जगह पर लिख सकते हैं PA0 माइनस PS बराबर PA0 इंटू XB। अब क्या करते हैं, PA0 को नीचे ले आते हैं, तो PA0 माइनस PS बटा PA0। अब ये निकलेगा अपेक्षिक अवनमन, किसकी अपेक्षा में कम हुआ, तो शुद्ध जो ये A था, प्योर जो A था, जो बहुत ही ज्यादा वाष्पशील था, उसके तुलना में अब इसका कितना है, उसी को हम आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, बराबर XB। ये फार्मूला हो गया, है ना। ऐसे तो अनुसंख्य गुणधर्म में हम इसको पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी वाष्प दाब में अवनमन पढ़े थे तो आपेक्षिक अवनमन भी यहीं पर हम समझा दिए हैं, वहां पर इसको खाली डिफाइन करके निकलेंगे। अब यहाँ पर कौन सा टर्म क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। PA0 का क्या मतलब होगा, हम फिर से लिख देते हैं, चूंकि हम बता दिए हैं लेकिन अभी हम फिर से लिख रहे हैं। लाइए फिर से लिखते हैं। PA0 शुद्ध वाष्पशील पदार्थ A का वाष्प दाब। PA0 क्या है, शुद्ध वाष्पशील पदार्थ A का वाष्प दाब। PA का क्या मतलब है, किसी विलयन में
किसी विलयन में ए के द्वारा, किसी विलयन में ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। अच्छा, PS विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। चलिए, PA0 माइनस PS, वाष्प दाब में अवनमन, घटाते हैं तो वही ना अवनमन देता है, क्योंकि शुद्ध ए का वाष्प दाब बहुत अधिक होगा जबकि विलयन का कम हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना अवनमन हुआ है, कितना कमी हुआ है, ये निकल जाएगा। तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। PA0 माइनस PS को बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। और अगर हम PA0 माइनस PS बटा PA0, इसको क्या बोलेंगे? आपेक्षिक अवनमन। किसका आपेक्षिक? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। प्योर के तुलना में कितना कम हुआ? तो तुलना में तो विथ रिस्पेक्ट टू उसके आपेक्षिक, यानी उससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और कोई टर्म बचा है? XB क्या है यहां पर? देखो देखो देखो, XB क्या है? XB है, B क्या है? जिसका वाष्प नहीं बनता है, अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज्य। अवाष्पशील पदार्थ, पदार्थ या फिर आप विलेय लिख सकते हैं, विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज्य। ठीक है, अगर सिर्फ ये है तो वाष्प दाब का अवनमन, अगर ये पूरा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। PA0 क्या है? शुद्ध A, शुद्ध वाष्पशील पदार्थ A या फिर विलायक A का वाष्प दाब। और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। XB क्या है? मोल प्रभाज्य या मोल अंश, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो अवाष्पशील विलेय है, उसका मोल अंश इस तरह से है। यानी कि अगर आपेक्षिक अवनमन निकालना है किसी विलयन में तो सीधा सीधा आप उसका मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। ठीक है, और अगर आपको उसका अवनमन निकालना है तो PA0 इंटू XB कर दीजिए, आपेक्षिक निकालना है सीधे XB कर दीजिए। तो इसी चीज को थोड़ा सा समझना है। अब जैसे राउल्ट के नियम बता दिए आपको, वोलाटाइल के लिए भी नॉन वोलाटाइल के लिए, यानी कि वाष्पशील के लिए और अवाष्पशील के लिए ग्राफ के साथ आपको पूरा बात किए हैं। अब राउल्ट के नियम के कुछ सीमा है। जैसे राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए मान्य होता है, सांद्र माने सांद्र विलयन के लिए नहीं। विद्युत अवघटक विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल अवाष्पशील विलय युक्त विलयन पर लागू होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब ये विलय वाले पर भी लगता है। इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए, ये तो सही है, तापमान ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यह नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम सिर्फ किस पर लागू होता है? आदर्श विलयन पर। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने वाला टर्म सब है। अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, क्या उस पर ये सवाल बनता है। राउल्ट के क्या ये गणितीय अभिव्यक्ति किसका है? P बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 हमने बताया है AB, तो देखिए P1 नॉट x1 P2 नॉट x2, है ना? तो ये राउल्ट के नियम की अभिव्यक्ति है। दूसरा,
नंबरिंग थोड़ा उल्टा आगे पीछे है, इस क्वेश्चन खाली देखिएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? राउल्ट के वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? विलायक के मोल अंश के विलेय के मोल अंश के। क्या होगा नियम को? वाष्प दाब किसके, तो देखिए विलायक के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। अगर विलेय वाष्पशील है तब विलेय के मोल अंश के बराबर होगा। तो ऐसा सवाल है। उसके बाद है कि राउल्ट के नियम का गणितीय रूप क्या है? PS बराबर P0x1 नहीं, P0x1 ये हो सकता है अगर आप अवाष्पशील पदार्थ ले रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे इसमें कोई भी सही नहीं है। अब जैसे इस तरह का एक न्यूमेरिकल सवाल हम थोड़ा हिंट करेंगे, बनाइएगा आप लोग। 25 डिग्री पर एक विलियन में तापमान फिक्स है, बेंजीन विलायक है, यानी कि A है बेंजीन का फार्मूला C6H6, उसका वाष्प दाब PA0 100 mm है लिखा है। जब उसमें एक अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाता है, अवाष्पशील अगर घोल दिया जाता है तो वाष्प दाब जो है वो घट के सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाता है? 95। तब रह जाता वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ज्ञात कीजिए। तो क्या कैसे निकालेंगे? तो PA0 माइनस PS बटा PA0, यही ना होता है आपेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है? आपेक्षिक अवनमन। अब क्या करना है? सबका वैल्यू डाल देना है। PA0 कितना है? 100, PS कितना है? 95, फिर PA0 कितना है? 100, क्या आ जाएगा? 5/100। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर रहा है वो राउल्ट्स लॉ से रहा है। प्रीवियस लेक्चर हेनरी का रहा है। इस लेक्चर में जो चौथा लेक्चर है हमारा वो राउल्ट्स लॉ पर ही आधारित था। राउल्ट्स लॉ को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे समझते हैं, तो इन सब बातों को हमने आज के इस लेक्चर में आपको बताया है। और जैसा कि बताया कि जो राउल्ट्स लॉ है वो सिर्फ आदर्श विलियन पर, इसका मतलब कि विलियन अनादर्श भी होता होगा। तो यहीं से केस बनना शुरू हो जाता है कि क्या होगा अगर विलियन अनादर्श हो जाएगा। तो हम अगला जो लेक्चर हम रखने वाले हैं वो रहेगा आपको आदर्श एवं अनादर्श विलियन पर आधारित। टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया जा रहा है बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल अगर लग रहा है, क्योंकि ये है भी 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो पिनाकल हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको हेल्प करेगा 2026 के एग्जामिनेशन में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस प्लेटफॉर्म पर सभी फैकल्टीज़ आपको बेस्ट एजुकेशन आपको देने वाले हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर सुविधा मिल सके। तो आज राउल्ट्स लॉ के नियम के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में आदर्श और अनादर्श विलेन के साथ। धन्यवाद।